कॉन्ट्रैक्टर जो सा है उसने जो सा है कोई मटेरियल नहीं अरेंज करना, ओनली जो एजेंसी काम करा रही है या जो ओनर है या जो डिपार्टमेंट है जो काम करा रहा है उसने सारा हमारा सारा कुछ मटेरियल जो सा है सारा कुछ वहीं से प्रोवाइड होगा। तो इस ऐसे जो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ओनली लेबर पे होता है वो जो सा होता है वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एज अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन आइटम रेट। अब इसके अंदर लेबर का जिसमें जो लेबर का रेट लग जाता है, लेबर ओनली लेबर पार्ट का जो कॉस्ट काउंट करके उस हिसाब से रेट तैयार कर दिया जाता है हर आइटम का। ऐसा एक आइटम होगी उसकी मेजरमेंट होती है, उसके रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाल देते हैं, वो सिर्फ लेबर पोर्शन की कॉस्ट ही होती है, उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट हम बीच में ऐड नहीं करते। जनरली जो होता है ये इज रेयरली अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये सिस्टम जो है रेयरली कम ही एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। जो प्राइवेट बिल्डिंग जो होती है वो इस तरीके से बनती है ऑन लेबर होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये आ जाते हैं पेपर में आपको इस थ्योरी के क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने लमसम एंड शेड्यूल, आइटम रेट, जो हमारा ओनली लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये चीजें जो है ये आपको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। तो ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ये सारा जो है आपका अकाउंट्स के चैप्टर में, आपकी बुक में लास्ट चैप्टर है अकाउंट्स का, उसके अंदर सारा मेंशन है, वहीं से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर है? पता लग रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट पेनल्टी। अब पेनल्टी क्या होती है? देखो पेनल्टी, पेनल्टी सबको पता क्या होती है। पेनल्टी इज अ फाइन फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। सपोज कर लो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की जो टर्म एंड कंडीशन है उसको ब्रीच करा, ब्रीच मतलब उसको तोड़ा, फुलफिल नहीं करा कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उसको क्या किया जाता है? पेनल्टी लगाई जाती है। पेनल्टी मतलब फाइन, सिंपल भाषा में तो इज अ फाइन। तो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ए सर्टेन प्रोविजन फॉर पेनल्टी इज केप्ट फॉर नॉट मेंटेनिंग द प्रोग्रेस। सपोज कर लो कि प्रोग्रेस जो है, काम की जो सी गति है, जो काम की स्पीड है, वो एज पर जो हमने पहले प्लान करा था उस हिसाब से नहीं चल रही, तो उसके लिए पेनल्टी लगा दी जाती है। डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम हमने 6 महीने में करना था उसको लग गया साल, तो ऊपर से पेनल्टी लगा दी कि फॉर एक्स्ट्रा टाइम। फॉर बैड वर्क, फॉल्टी डिफेक्टिव वर्क करा उसके लिए पेनल्टी लगी। तो ये अगर वर्क जो है वो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं करा, टर्म एंड कंडीशन नहीं फॉलो करे आपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उसको पेनल्टी लगा दी जाती है। ये सारा कुछ किस में आता है? ये पेनल्टी में आ जाता है। नेक्स्ट आएगा कंपनसेशन फॉर डिले इन कंप्लीशन। अब कंपनसेशन फॉर डिले इन कंप्लीशन, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कंप्लीट द वर्क ऑन द ड्यू डेट। अब कॉन्ट्रैक्टर अगर सपोज कर लो विद इन टाइम लिमिट काम नहीं खत्म कर सका, तो क्या होता है? ही इज लायबल टू पे कंपनसेशन और पेनल्टी। उसको पेनल्टी देनी पड़ती है, उसको कंपनसेशन देनी पड़ती है डिपार्टमेंट को। क्यों? क्योंकि डिले काम करने के लिए। वही हो गया, पेनल्टी होगी एक तरीके की। तो ये जो सी पेनल्टीज आ जाती है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आएगा लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? अब सपोज कर लो रियल डैमेज नहीं है। अब इसके अंदर क्या है? अगर काम आपका लेट चल रहा है, काम आपका लेट चल रहा है, तो पर डे अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी लग गई, अब ये पुराने लिखे यहाँ पे 50 टू 150 रुपये पर डे, तो जो कि उसको देने ही पड़ते हैं क्योंकि काम वो लेट कर रहा है। तो जो वो अपने डिपार्टमेंट को देता है जिसके लिए वो काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस कह देते हैं। जो कि रियल डैमेजेस नहीं होते, उसको एज ए अगर सपोज कर लो डिले काम चल रहा है तो उसको पर डे पेनल्टी लगी, उसने ये काम देने ही देने हैं, उसने पैसे देने ही देने, एक तरीके से पेनल्टी ही होगी, तो उसको हम लिक्विडेटेड डैमेजेस में गिन लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, सपोज कर लो अगर किसी कारण से कोई किसी कारणवश के काम जो है वो लेट हो गया, तो वो अप्लाई कर सकता है कि हम पर मेरा काम एक्सटेंड किया जा सके, अगर रीजन जो है उसका प्रॉपर जेन्युइन है। तो उस काम उस केस के अंदर जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि आप इस काम को इस बढ़ा के रिवाइज करके उसका टाइम लिमिट जो है बढ़ा दी जाती है, तो वो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टर्मिनेशन मतलब तोड़ देना, कैंसल। अगर सपोज कर लो कॉन्ट्रैक्टर ने जो सा काम एज पर टर्म एंड कंडीशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, कोई फाल्टी काम कर दिया, कुछ भी गलत काम हो गया साइट के ऊपर, तो कोई भी विद इन टाइम लिमिट्स नहीं हुआ आपका जो सा काम है, तो विद इन एज पर ड्राइंग्स नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम्स आ गई बहुत ज़्यादा। तो उसमें हम पूरी जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई भी ओनर होता है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, टेंडर निकाल के काम किया, तो उसके अंदर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज भी होता है कि वो टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, कि खत्म ही कर देता है, ऊपर से पेनल्टी लगा सकते हैं कि ये काम जो है एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट टॉपिक, ये हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, एमबी। एमबी क्या होती है? बार बार क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है, दोबारा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एमबी क्या होता है? मेजरमेंट बुक होती है। अब देखो जो भी काम जो सा आपका कंस्ट्रक्शन वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर वो मेजर हो सकता है, मेजर करके उसकी हम जो सी क्वांटिटी जो सी है वो जिस जो रिकॉर्ड के अंदर उसी क्वांटिटीज एंटर करते हैं, जो रिकॉर्ड बनाते हैं उसके अंदर अगर वो क्वांटिटी मेजर हो सकती है, तो जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं, जो बुक होती है मेजरमेंट, उसको मेजरमेंट बुक कहते हैं, उसको एमबी कहते हैं।
पहले भी हमने पढ़ा था कि ये जोन सी एमबी है। अब इसको अगर ये एमबी जोन सी है, हर डिपार्टमेंट में हर तरह के काम के लिए बनाई जाती है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और ये जो हमारी कोर्ट ऑफ लॉ है उसके आगे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लीगल प्रूफ होता है ये। अब जब हमने एमबी भरनी है, जैसे हमने पहले पढ़ा था सेम वही चीज, जब जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर रिकॉर्डिंग डिटेल मेजरमेंट, सबसे पहले डिटेल मेजरमेंट कौन कौन भरता है, कौन है, रिकॉर्डेड बाई, जनरली रिकॉर्डेड बाई एक्सीएन हो गई, या एसडी हो गई, या एसओ हो गई, या जूनियर इंजीनियर, ये भरता कौन सा जूनियर इंजीनियर ही है, बाकी सब उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट आ गया, ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ वर्क्स आर नीटली टेकन, अच्छे से उसको अच्छे से आपने सारी मेजरमेंट कर लेनी है साइड के ऊपर, और उसको अच्छे से एमबी में लिख लेनी है, और कहीं नहीं उसका रिकॉर्ड बनाना। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया था, पेजेस ऑफ द एमबी आर मशीन नंबर, जो से एमबी के पेजेस होते हैं वो सीरियल ऑर्डर में लगे होते हैं, मशीन से नंबर होते हैं। अगर कोई पेज उसके अंदर मिस है, दीज शुड बी केयरफुली काउंटेड। जब एमबी पहले ही लेने से पहले पहले चेक कर लेनी चाहिए कि क्या वो सारे मशीन नंबर सीरियल ऑर्डर में पेज लगे हुए हैं। अगर कोई पेज ऑन सा है वो सीरियल नंबर में नहीं लगा हुआ, तो उसको उस समय ही जो सा रेक्टिफाई कर देना चाहिए, कोई पेज खाली भी नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है कि ऑल मेजरमेंट जो सा शुड बी रिकॉर्डेड विद इन इंक, डायरेक्टली इंक से भरनी चाहिए। तो अगर नहीं पॉसिबल तो आप पेंसिल से भी भर सकते हो, पेंसिल से भरने के बाद उसको ओवरराइट नहीं करना। तो उसके बाद जो कंटेंट एरिया है वो जो सा होता है वो इंक से होना चाहिए, मतलब जिसके अंदर हम क्वांटिटी निकालते हैं क्यूबिक मीटर में या स्क्वायर मीटर में, वो चीज़ जो सी होती है वो जो सा पेन से होनी चाहिए, इंक से होनी चाहिए। और कोई भी एंट्री कट नहीं होनी चाहिए, इरेज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कुछ कटिंग वगैरह की है तो प्रॉपर सारे इनिशियल होने चाहिए कि हाँ भाई ये कटिंग जो है जेन्युइन। एमपी का फॉर्मेट आपको पता ही है कैसा होता है। सबसे पहले उसके अंदर आइटम नंबर होता है, पर्टिकुलर होता है, फिर उसके बाद मेजरमेंट नंबर आ जाते हैं, फिर मेजरमेंट्स आ जाती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट या डेप्थ, उसके बाद क्वांटिटी आ जाती है, उसके बाद रिमार्क्स आ जाते हैं। ये हम सब पहले बहुत बारी कर चुके हैं। तो ये एमबी होती है। एमबी का भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, व्हाट इज एमबी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एमबी। तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आएगा तो आपने अटेम्प्ट कर लेना, विद उसका पेज भी बना देना, फॉर्मेट भी बना देना कि एमबी ऐसी होती है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अब नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट प्रोसीजर ऑफ पेमेंट। प्रोसीजर ऑफ पेमेंट हम पढ़ेंगे, मतलब प्रोसीजर ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट कैसे करनी है। मतलब अगर सपोज कर लो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो सा काम एग्जीक्यूट कर दिया, अब उसकी किस तरीके से पेमेंट करी जाएगी वो इसमें किस में आ जाता है, प्रोसीजर ऑफ पेमेंट में आ जाता है, या इसे हम सिस्टम ऑफ पेमेंट भी कह लेते हैं। देखो अब इसमें अंदर क्या लिखा है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट द क्वांटिटीज आर वर्कड आउट। अब सारी मेजरमेंट करने के बाद सारी एमबी लिखी जाती है और क्वांटिटीज निकाली जाती है। द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर किया जाता है, उसका बिल बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर का एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है एज पर एमबी। तो जो वो सबमिट हो जाता है, किसको सबमिट हो जाता है, पेइंग अफसर को सबमिट हो जाता है। वो पेइंग अफसर जौन से एसडीओ भी हो सकते हैं, एक्सीएन भी हो सकते हैं। अब उसको सारा चेक करने के बाद जौन सा है, अगर सपोज कर लो एसडीओ या एक्सीएन साहब को कोई उसके अंदर प्रॉब्लम लग रही है, उसके रेट रिवाइज करने हैं, कोई क्वांटिटीज नहीं ठीक, तो उसको चेक करने के बाद सारा जौन सा है उसका फाइनल जौन सा है बिल जौन सा है वो फाइनल कर दिया जाता है। फिर वो जौन सा है पेमेंट के लिए भेज दिया जाता है। ये चीज अब ये होती कैसे है, नेक्स्ट देखते हैं। सिस्टम ऑफ पेमेंट, सिस्टम ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट। अब देखो, द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द, एक मिनट रुको, द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, द पेमेंट टू द the pay the payment to the contractor for the work or for supply of T&P। सपोज कर लो कोई काम कर लिया तो उसकी पेमेंट हो गई, या टूल्स एंड कोई मटेरियल सप्लाई करा तो उसकी होगी, तो कोई T&P सप्लाई करी, टूल्स एंड कार्ड सप्लाई करा तो उसकी पेमेंट हो गई। वो कैसे की जाती है, आफ्टर ऑल मेजरमेंट्स, और जब मेजरमेंट एमबी में लिख दी जाती है तो फिर उसके बाद उसकी पेमेंट करी जाती है। व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड और सफिशिएंटली प्रोग्रेस, जब काम खत्म हो गया, प्रोग्रेस अचीव होगी, डिटेल मेजरमेंट्स आर टेकन, डिटेल मेजरमेंट्स ली जाती हैं जो कि स्टूडेंट्स शूट करो। डिटेल मेजरमेंट्स ली जाती हैं जो कि एमबी में लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद मेजरमेंट्स के हिसाब से उसकी कॉस्ट शीट बनती है, द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज इज प्रिपेयर्ड एंड द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। फिर कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, तो जो उसका प्रॉपर बिल बनाया जाता है, बिल इज देन प्रिपेयर्ड, उसके बाद बिल बनाया जाता है और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। देखो बिल बनाने के प्रॉपर फॉर्म होती है, हर काम को करने का जो सा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है डिपार्टमेंट में, बिल के फॉर्म होते हैं, और उन फॉर्म्स के अंदर बिल जो सा है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट जो सा है वो एंटर किया जाता है। फिर उसके बाद वो चेक होता है, जेई, फिर उसके बाद एसडीओ, फिर एक्सीएन, फिर उनको चेक करते हैं, और फाइनली जो सी पेमेंट की जाती है 10% सिक्योरिटी रखने के बाद, जो इतना बिल उसने दे दिया उसकी 10% सिक्योरिटी रख ली जाती है, और उसके बाद उसकी पेमेंट की जाती है। अब ये मीटिंग खत्म होने लगी है, 21 बच्चे हैं, दोबारा ज्वाइन करेंगे,
दोबारा ज्वाइन करो सारे।